स्टूडेंट, यदि आप लोग चाहते हैं कि 4 अप्रैल को होने वाला जो आप लोगों का पेपर है, यानी विज्ञान का जो पेपर है 4 अप्रैल को, उसमें आप लोग अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यानी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा जो 4 अप्रैल को क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, उसी में से इसमें इस वीडियो में क्वेश्चन है, ठीक है। यानी ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों का जो नंबर रहता है 70 में 65 60 अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी इस वीडियो में कम क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाले हैं यानी जिनकी संभावना है कि वो आ सकते हैं, वो इस वीडियो में लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हुए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है धमनी और सिरा में अंतर, ठीक है। धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है धमनी और सिरा में, तो एक एक अंतर को हम लोग ध्यान से समझेंगे और यही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, जिससे हमें कितना नंबर, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 4 नंबर की कीमत तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं धमनी और सिरा में क्या रिलेशन है, ठीक है, संबंध है या अंतर, ठीक है। देखिए हमारा इनमें पहले हम लोग किसे देखेंगे, धमनी है, धमनी है, धमनी, ठीक है, और इधर सिरा, ठीक है। तो धमनी में पहले हम लोग देखेंगे कि इनमें रुधिर में अंगों की ओर बहता है। इनमें रुधिर जो होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। ध्यान से समझिए कि इनमें किसमें, धमनी में, इधर धमनी है और इधर ये सिरा है। यानी इनमें जो रुधिर यानी रक्त होता है वो हृदय से किसकी ओर बहता है, अंगों की ओर बहता है। लेकिन सिरा में क्या होता है, इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर, यानी जस्ट अपोजिट है कि इनमें जो जैसे धमनी होता है उसमें हृदय से अंगों की ओर, और सिरा में अंगों से हृदय की ओर क्या रक्त बहता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरा है कि हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दाब के साथ बहता है। लेकिन हमारा जो सिरा, उसमें क्या कि सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी एवं एक सी रहती है, ठीक है। देखिए ये दो अंतर आप लोग जान गए, ठीक है। यानी इतना लिख देते हैं तो आप लोगों का अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा और भी आगे, ठीक है। फिर तीसरा है कि इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, बट जो सिरा होता है यानी जो सिरा होती है, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। चौथा है इनकी गुहा सकरी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। पांचवा, ये खाली होने पर नहीं पिचकती हैं, बट जो सिरा है वो खाली होने पर पिचक जाती हैं। तो आई होप जो 5 अंतर है आप लोग समझ गए होंगे। और क्या अंतर है, छठवां की पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, बट पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं के अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है, ठीक है। सातवां, इनमें कपाट नहीं होते हैं, तो रुधिर में सिरा में जो होगा हमारा, उसमें होगा कि इनमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। फिर क्या है, इनका रंग गुलाबी चटक लाल होता है। जो धमनी होती है इनका रंग गुलाबी चटक लाल होता है, लेकिन सिरा की जो होता है वो ये गहरे लाल व नीले बैगनी रंग की होती है, ठीक है। फिर नौवां अंतर क्या है देख लें हम लोग, लास्ट जो नौवां अंतर है, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं, लेकिन ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। तो देखिए मैंने धमनी और सिरा में कितना अंतर बताया, धमनी और सिरा में 9 अंतर बताया, ठीक है, दोनों मिलाकर 9 अंतर। लेकिन आप लोग 5 अंतर जो इम्पोर्टेंट 5 अंतर है उसे याद करके जाकर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं, तो 4 नंबर का रहेगा, तो 4 नंबर से कम आप लोगों को नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है। देखिए नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखिए एनसीईआरटी का है, 2011, 13, 15, 16, 19 में पूछा गया, 2022 में पूछे जाने की चांस है, ठीक है। जरूर तैयार जरूर कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, कह रहा उत्तर क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या अभिप्राय है, हमारा क्वेश्चन है। इसका उत्तर है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है ये आने वाला है
यानी 4 अप्रैल नज़दीक ही है, ऐसा नहीं कि दूर है, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता जिसके कारण अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ रखी वस्तुओं को फोकसित कर देता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का मिल गया, ठीक है। अब देखिए फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा 100% ये क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन और या फिर मैं बता दे रहा हूँ अभी इसी वक्त 6 नंबर में, या तो ये क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इन दोनों में से कोई एक आएगा जो 6 नंबर में रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे आप लोग जल्दी से अवश्य तैयार इसे कर लीजिए, सारे काम को छोड़कर इसे तैयार जरूर कर लीजिए। 6 नंबर का महत्व आप लोग जानते हैं कि 6 नंबर इज इक्वल 1% बनता है इन हाई स्कूल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है, तय है, आप लोग कहीं लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं जो दूर दृष्टि दोष है वो क्या होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछता है, बट उसका जो आंसर होता है वो एक ही होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाए, किरण आरेख खींचकर समझाइए। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो रहता है इसमें निवारण, पहले तो इसका डिफिनेशन रहेगा, ठीक है, डिफिनेशन, उसके बाद निवारण रहेगा, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, हल रहेगा। उसके बाद इसका किरण आरेख यानी चित्र भी बनाना रहेगा, तब आप लोगों को जाकर 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, फिर दूसरा कैसे घुमा के पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए, इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष क्या, इसे दूर करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। यानी अब देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है और कब कब पूछा गया, 2011, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। यानी ये एक भी सत्र नहीं छोड़ा है, तो ये कंपलसरी है कि आप लोगों के 2022 बोर्ड एग्जाम में आना तय है। यदि ये नहीं आता है तो निकट दृष्टि दोष तो आएगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है, कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण के लिए क्या क्या कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उत्तर है इसका कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। जो इस दोष से पीड़ित रहता है व्यक्ति, उसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। जो ये दोष है, पहले देखिए परिभाषा क्या है कि इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है बट निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह किन कारणों से होता है। पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, और दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए, जिसके कारण ये होता है। अब हम लोग आरेख समझेंगे। पहले देखिए ये इसका सिंपल है, उसके बाद जो इसका निवारण किया गया है तो ये निवारण यहाँ पर किया गया है। देखिए पहले ऐसा था, उसके बाद यहाँ हमने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ उत्तल लेंस। यहाँ उत्तल लेंस लगाया गया है। देखिए यहाँ उत्तल लेंस लगा दिया गया है तो प्रतिबिंब, जो पहले प्रतिबिंब बनता था वो देखिए यहाँ पर जाके बनता था, लेकिन अब प्रतिबिंब जब उत्तल लेंस यहाँ पर लगाया गया है तो यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, जिससे जो व्यक्ति होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति, उसे आसानी से ये दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ देखिए इस दृष्टि दोष को दोष वाले व्यक्ति निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान अधिक हो जाता है, जिसके कारण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु रेटिना एफ यानी फोकस दूरी पर ना बनकर पीछे ये पर बनता है, ठीक है। यानी यहाँ देखिए चित्र ये जो बना है देख लीजिए, एफ देखिए यहाँ एफ कहाँ है हमारा, यहाँ फोकस दूरी इस पे आकर बनता है, ठीक है, जबकि हमें बनना कहाँ चाहिए, यहीं पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे
दूरदृष्ट दोष का निवारण किस प्रकार करेंगे? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए ऐसे अभिसारी यानी उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी जो 25 सेंटीमीटर दूरी एस पर रखी वस्तु किताब से आने वाली किरणों को इतना अभिसारित कर दे कि किरण दूषित आंखों के कारण आंखों के निकट बिंदु एन से आती हुई नेत्र लेंस पर आपतित तथा प्रतिबिंब रेटिना आर पर देखे चित्र बी में इस प्रकार एस पर रखी वस्तु भी आंख को स्पष्ट दिखाई देगी। तो आई होप आप लोग जो क्वेश्चन नंबर यानी दूरदृष्टि दोष अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसे आप लोग तैयार कर लिए क्योंकि 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को दिलाएगा। ठीक है, अब चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, 2011 में पूछा गया है। फिर क्या पूछेगा कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण समझाइए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने का न्यूनतम अधिकतम विचलन किरण क्या होगा। किसी प्रिज्म श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट आरेख बनाइए। एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। ठीक है, फिर क्या है हमारा, यानी ये केवल क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र समझाइए। किस रंग के कारण सबसे अधिक विचलित होती है। तो ये देखिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है, बट इसका जो आंसर है कई 2011, 17, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 20 में भी देखिए पूछ लिया है। ठीक है, यानी ये भी 2022 में इसकी भी आने की चांस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो आंसर है। क्वेश्चन तो घुमा फिरा कर पूछ लिया है, बट इसका जो आंसर है क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, देखिए प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म से एक फलक पर डाला जाता है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ है, जैसे हमारा एक प्रिज्म है, ये क्या है, हमारा एक प्रिज्म है। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पे पड़ती है, देखिए प्रिज्म है, कोई प्रकाश की किरण है, देखिए मैं बना देता हूँ, ये एक प्रकाश की किरण है, इस प्रिज्म पे पड़ी, उसके बाद परावर्तन के पश्चात इस प्रिज्म के दूसरे पटल पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, श्वेत ले लें। ठीक है, ये हमारा श्वेत प्रकाश की किरण है। ठीक है, यहाँ देखिए ये श्वेत है मान लिया। उसके बाद श्वेत प्रकाश की किरण है, तो इधर जाकर पहले किस रंग में विभक्त होगी हमारी, इधर जाएगी, इससे इधर आके लाल हो गया। ठीक है, इधर लाल, फिर नारंगी, नारंगी में आकर हमारी इधर विभक्त हो जाएगी, नारंगी में, फिर पीला, पीला, यानी इस प्रकार से 7 रंगों में जितना दिया, हरा, लाल, नीला, जामुनी, बैगनी, जितना दिया इतने ये कलर में इधर जाके विभक्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो एक तरफ पड़ने के पश्चात, यानी जब दूसरे तरफ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह दूसरे तरफ जाकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस प्रकार के 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जो लिखा इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई सूर्य के प्रकाश की किरण संकीर्ण प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे पटल पर या फलक पर निर्गत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो मैंने बताया वही ये भी कह रहा है, तथा इस पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार के 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम 7 रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है, जिसका अर्थ रंगों का मिश्रण है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, रंगों का मिश्रण है। तो आई होप अब आप लोग जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसे आप लोग को चित्र भी बनाना है, तब जाके आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग इसी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने इस वीडियो में बता दिया, यानी ये आने की संभावना है, आ सकते हैं जितना मैंने बताया। तो इसे आप लोग हर हालत में किसी भी प्रकार कोई भी कठिनाई आए बट इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ, यानी टारगेट मैं आप लोगों से करता हूँ अपना टारगेट। देखिए आप लोगों से मैं एक वादा करता हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग 1K सब्सक्राइबर अवश्य पूर्ण करवाएं। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर पूर्ण करवाएं, क्योंकि बहुत से लोग
वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो स्टूडेंट यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि देखिए आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जिससे हमारा जो वीडियो बनाने का जो अंदर से हृदय कहेगा वो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो हम वीडियो बनाने में थोड़ा असक्षम रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों से एक टारगेट बना रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं देखता हूँ कि इस बोर्ड एग्ज़ाम होते होते, ठीक है, हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर आप लोग अवश्य कंप्लीट करवा दीजिए। और देखिए स्टूडेंट, लाइक करना आप लोग ना भूलिए, क्योंकि लाइक जब आप लोग करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमारा हृदय और वीडियो बनाने का मन करता है, अच्छी प्रकार से अच्छी क्वालिटी का वीडियो आप लोगों के बीच में बनाकर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, केवल एक ही टारगेट है, देखिए आप लोग कितने दिन में इसे कंप्लीट करवाते हैं 1 के सब्सक्राइबर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे जितना मैंने क्वेश्चन बताया, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।